होप यू आर डूइंग गुड। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी इमिग्रेशन प्रोसीजर पे, दैट हाउ कैन यू गेट अ PR और इसके कौन कौन से रूट्स हैं और हम लोगों ने कौन सा रूट चूज़ किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन अप्लाई फॉर PR, जिसमें आ जाता है PNP मतलब प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, एंड द सेकेंड वन इज FSW फेडरल स्किल्ड वर्कर, द थर्ड वन इज CEC जिसमें स्टूडेंट वीज़ा और वर्क परमिट आ जाता है। ठीक है, तो जो हमने रूट चूज़ किया था वो था फेडरल स्किल्ड वर्कर मतलब FSW। इस रूट के थ्रू हम जो है हम इधर आए हैं कनाडा, और बहुत से लोग जो हैं वो स्टूडेंट वीज़ा के रूट भी चूज़ करते हैं, बट हमने नहीं किया था बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा बल्कि एक्सपेंसिव है। बल्कि हम कुछ दिन पहले ही देख रहे थे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी की फ़ी थी मतलब इंटरनेशनल, क्योंकि जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट फीस देनी पड़ती है, जो कि यहाँ डोमेस्टिक फ़ी के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम देख रहे थे तो वो बन रही थी ऑलमोस्ट $40,000-45,000 पर ईयर, तो वो बनता है पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 80-90 लाख। तो वो काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से तो वो तो हम नहीं कर सकते थे, तो हमने वो वाला रूट चूज़ नहीं किया। सेकेंडली वो एक ना मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है ये वाला भी और वर्क परमिट वाला भी। CEC वीज़ा आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल का हो। तो जब आप स्टूडेंट पे यहाँ आते हैं, मैं पहले आप अपनी स्टडी पूरी करते हैं, फिर आप 1 साल का कनेडियन एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वाइट लॉन्ग प्रोसीजर। और इसी तरह वर्क परमिट है, वर्क परमिट पर भी आप इधर आते हैं और आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, देन आप CEC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि वर्क परमिट मिलना इज़ डिफ़िकल्ट, टफ है। ये दोनों प्रोसीजर काफ़ी टफ है। क्योंकि डिफिकल्ट है, क्योंकि इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि वर्क परमिट इतना इजीली मिलता नहीं, क्योंकि यहाँ का जो आपका एम्प्लॉयर है जो आपको यहाँ पे हायर करेगा उसको अपनी कनेडियन गवर्नमेंट को शो करवाना पड़ेगा कि उसको कनाडा से लोग नहीं मिले, यहाँ से लोग नहीं मिले, उसको ये चीज़ प्रूव करनी होगी यहाँ से नहीं मिले तभी मैं बाहर से जो है वो अपना एम्प्लॉय जो है वो ला रहा हूँ। तो ये इट्स क्वाइट टफ। तो ये दोनों प्रोसीजर काफ़ी टफ हैं, तो इसलिए हमने जो चूज़ किया था वैसे FSW था, क्योंकि वो एक फास्ट प्रोसीजर है, उसका प्रोसेसिंग टाइम ऑलमोस्ट 6 मंथ्स है और इन प्रोसीजर की निस्बत काफ़ी चीपर है वो। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा आराम से बोलूँगी क्योंकि मेरे साथ में शोहर साहब बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं आप बहुत तेज़ तेज़ बोल रही हैं, आप थोड़ा सा आराम से बोलें, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं। हमने किया था अच्छा, अब जो हम कह रही हूँ ना FSW के लिए, इससे हमसे मुराद है मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो प्राइमरी एप्लीकेंट थे, मैं सेकेंडरी थी। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ उन्होंने किया, ठीक है। तो हम जब भी कहूँ तो इसका मतलब है उन्होंने किया, ठीक है। मैं तो बाद में जैसे मैं एंड हुई थी वो प्रोसीजर भी मैं आपको एंड में बताती हूँ, आप वो भी सुनिएगा। अच्छा, तो FSW के लिए अब आपने क्या करना होता है, आपको ना 4 फैक्टर्स होते हैं इसमें। सबसे पहले आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। आप चाहे गूगल पे CIC कैलकुलेटर पे जाके आप अपने इसमें मतलब सारा कुछ आप CIC कैलकुलेटर पे जाके अपना CRS स्कोर सबसे पहले निकालें कि आपका CRS स्कोर कितना बनता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम पॉइंट्स आप कैसे ले सकते हैं। इसमें 4 फैक्टर हैं जो आपको चाहिए, मतलब उन फैक्टर्स के बेस पे आपके पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहला है एज। अगर आपकी एज 30 से कम है, ठीक है, तो आप मैक्सिमम पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। और लेकिन जैसे आप 30 या 31 के हो गए तो क्या होता है कि आपका एक जैसे 31 के हुए, 32 के हुए, एक साल आपका आगे जाएगा तो आपके 5 पॉइंट्स कम होते जाते हैं, जो कि बहुत लोग एक पॉइंट से बेचारे रह जाते हैं। तो 5 पॉइंट बहुत कम ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए लोग सब कोशिश करते हैं कि हम जितना जल्दी हो सके तो हम अपनी 30 से पहले ही अप्लाई कर दें और अपनी प्रोफाइल जो है वो पूल में डाल दें। ओके, आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है जिसमें आपको एज मैटर करती है। सेकेंड वन इज़ आपका कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपका 3 या 3 से ज़्यादा साल का होगा तो आप जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप मैक्सिमम पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। द थर्ड वन इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन का फैक्टर ये होता है कि जैसे अगर आपने अपनी कंट्री से एमफिल किया हुआ है या 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की हुई है तो वहाँ की 18 ईयर्स एजुकेशन आपके यहाँ कनेडियन बन जाता है मास्टर्स, ठीक है। तो आपको अपनी डिग्री का इसी करवाना होता है, ठीक है। इवैल्यूएशन करवानी होती है अपनी डिग्रीज़ की, तो वो आपको जो है वो कनेडियन उसके इक्वल कर देते हैं, मास्टर्स के इक्वल कर देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है और इससे भी आपके मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते हैं अगर आपके पास मास्टर्स है तो, ठीक है। हमारे केस में मेरे हस्बैंड प्राइमरी थे क्योंकि उनके पास 2 और मोर डिग्रीज वाली ऑप्शन थी। तो बैचलर्स के थोड़े कम पॉइंट्स होते हैं, 2 और मोर के थोड़े से ज़्यादा, और मास्टर्स के सबसे ज़्यादा होते हैं पॉइंट्स। तो अगर आप लोग अपने मैक्सिमम पॉइंट्स गेन करना चाह रहे हैं तो आप किसी ना किसी तरीके से 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें, ठीक है। और इसके बाद जो 4th फैक्टर है जो कि
बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो है आपकी लैंग्वेज असेसमेंट, ठीक है। उसके लिए आप 3 तरह के टेस्ट दे सकते हैं, आप आइल्स दे सकते हैं, आप सेल्फिप दे सकते हैं और आप टेफ दे सकते हैं। टेफ इज़ फॉर फ्रेंच, ठीक है। तो बट ये सेल्फिप जो टेस्ट है अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो काफ़ी इजी होता है आइल्स की निस्बत, बट अनफॉर्चुनेटली वो वाली सहूलत या वो फैसिलिटी जस्ट कराची वालों को है, वो कराची वाले ही लोग दे सकते हैं, बाकी नहीं, ठीक है। तो अगर आप इन टेस्ट में अगर आप आइल्स में CLB 10 ले लेते हैं, CLB इज़ कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, तो वो अगर आपका 10 आ जाता है तो उससे भी जो है वो आप अपना मैक्सिमम पॉइंट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो वो भी लेना मुश्किल है, तो इसके लिए आइल्स की भी आपको प्रॉपर तैयारी करना जो है वो स्टार्ट करनी पड़ती है। लोग तो पता नहीं, कि मैं एक बंदे को जानती हूँ उसने 11 दफ़ा आइल्स दिया था, तो फिर जाके उसका CLB 10 आया और उसने अपने पॉइंट्स जो है वो मैक्सिमम किए थे। मतलब ये बहुत आपको एक वो चाहिए, मोटिवेशन चाहिए 11 दफ़ा आइल्स देना है, तो फ़ी इतनी ज़्यादा। उस पर भी मैं आपको बताती हूँ कितने पैसे लगे थे, ऑलमोस्ट 34,000 होते हैं आइल्स के, और कैनेडियन तकरीबन $175 बन जाते हैं। और ये प्रॉपर प्राइस जो है कितनी इस पर कॉस्ट आई थी वो मैं आपको वीडियो के एंड पे भी दिखाऊंगी। अच्छा, आइल्स के बाद अब हम बात करते हैं कि ये सारा कुछ करने के बाद अगर आपकी एज 30 से कम है, अगर आपके पास 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, अगर आपकी एजुकेशन आपके पास मास्टर्स है और आपके आइल्स में CLB 10 है, तो आपका जो मैक्सिमम पॉइंट जो आप गेन कर सकते हैं वो है 480+, ठीक है। तो बहुत पॉइंट्स हैं 480+। लेकिन एक और बात, अगर आपका कोई सिबलिंग है कनाडा में, ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा कोई रिश्तेदार है वो हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं वो, लेकिन कनाडा जो है गवर्नमेंट ये फैसिलिटी नहीं देती, मतलब हम लोग कोई भी किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, इवन हम लोग भी नहीं कर सकते। हमारी वजह से जस्ट जो हमारे सिबलिंग्स हैं उनको जस्ट 15 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो क्या होगा, अगर आपका कोई सिबलिंग भी है तो आपके उन पॉइंट्स के अंदर 15 पॉइंट्स और ऐड हो जाएंगे आपके सिबलिंग के। तो अगर आपके 480+ पॉइंट्स बन रहे हैं, तो 480 बन रहे हैं कितने भी, तो आप जो हैं वो टोटल आ सकते हैं 495 या 496 पे। तो बहुत पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला आ जाता है कट ऑफ स्कोर का। तो कट ऑफ स्कोर क्या है, तो मैं बताती हूँ आपको। कट ऑफ स्कोर ये है कि अब आपने अपनी प्रोफाइल बना ली, उसमें मतलब ये आपने पूरा ये अपनी एज वगैरह सारे फैक्टर्स डाल के अपनी प्रोफाइल बना के आप एक्सप्रेस एंट्री के पूल में डाल देते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, उसमें आपने डाल दिया। अब उस पूल में बहुत ज़्यादा लोग होंगे आपके तरीके, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं 490 हैं, 480, 470, 460 जितने भी पॉइंट्स हैं, तो बट बाकी लोगों के भी होंगे। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, कैनेडियन गवर्नमेंट, वो उस पूल में से जो टॉप के 3 या 4 हज़ार जो उसने लोग लेने होते हैं वो ऊपर से निकाल लेती है। जब वो निकाल लेती है कि भाई ये इनको मैं बुलाना चाहती हूँ, तो जो लास्ट वाला स्कोर होता है ना जिस पे वो बुलाती है उसको कहते हैं कट ऑफ स्कोर। अब अगर आपका स्कोर उन लोगों उस कट ऑफ स्कोर्स के अंदर आ रहा है तो आपको इन्विटेशन आ जाएगा कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अगर नहीं आ रहा तो बस फिर आप कोशिश करें कि आप या फिर वेट करें कि कट ऑफ स्कोर नीचे आए, या फिर आप कोई ना कोई ट्राई कर सकते हैं कि किस तरीके से कुछ और करके मैं अपने पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब आपका मतलब कट ऑफ स्कोर के अंदर आपका स्कोर आ गया तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो आपको इनविटेशन भेजेगी, ITA जिसको कहते हैं इनविटेशन फॉर टू अप्लाई। तो आप जो हैं वो आपको इनविटेशन भेजेगी। फिर आपने क्या करना होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो इधर भेजने होते हैं। मतलब वो वाले डॉक्यूमेंट जो आपने पहले कहा था कि मेरी एज इतनी है, मेरे पास एजुकेशन ये वाली है, ये, तो उन सब का प्रूफ अब आपने उनको भेजना। लाइक आपको एज के लिए आपको उनको बर्थ सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा, आपको अपनी एजुकेशन के लिए इसके जो आपने डन करवाया होगा वो आपको देना, डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस के लिए आपको जो है वो अपनी कंपनी से एक रेफरेंस लेटर बनवाना होगा, जिसको हम एक्सपीरियंस लेटर भी कहते हैं। रेफरेंस लेटर बनवाना होगा जिसमें आपका जॉब टाइटल और आपकी एनुअल इनकम वगैरह सारी जो है वो उसके अंदर मेंशन होगी। तो ये सारा कुछ जो है वो आपको इनको भेजना पड़ेगा। इनके साथ साथ आपको अपना PCC जो कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो भी बनवा के इनको देना होता है कि भाई आपने कोई जुर्म शुर्म तो नहीं किया हुआ, यहाँ पे रहते हैं तो मतलब आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो वो बिल्कुल ज़ीरो हो, बिल्कुल साफ़ हो, ये भी इनको शो करना पड़ता है। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है POF, ठीक है, प्रूफ ऑफ फंड्स। प्रूफ ऑफ फंड्स आपको इनको दिखाने पड़ते हैं लाइक इनविटेशन से 6 महीने पहले के। इनविटेशन आपको अब आया है तो उसे 6 महीने पहले से ही आपको दिखाने पड़ेंगे कि हमारे पास इतना प्रूफ ऑफ फंड है। तो वो कितना चाहिए होता है, वो इसमें आपको चाहिए होता है फॉर 1 पर्सन इट इज़ 12,000 कैनेडियन डॉलर्स, ठीक है। और फॉर 2 पर्सन लाइक हम दोनों थे तो हमारा था 16,000 एंड ऑलमोस्ट 500, ठीक है, 450 मतलब ऑलमोस्ट 500। तो ये था 2 लोगों के लिए 16,500 कैनेडियन डॉलर्स। तो अब
ये आपको शो करवाने होते हैं, और ये शो करवाने होते हैं आपको इनविटेशन से 6 महीने पहले से, और आगे आपको जब तक आपको PPR पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आती तब तक ये आपके बैंक में होने चाहिए। जैसे ही हमारी करेंसी डीवैल्यू होती है, कुछ होता है, तो हमें उसमें ज़्यादा पैसे जो हैं वो डालने पड़ते रहते हैं, डालते रहते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो उतनी ही रहे, वो कम ना हो। जैसे वो कम होती है तो वो भी मसला बन जाता है। फिर इसके बाद जो चीज़ है चाहिए होती है वो होती है मेडिकल। फिर जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तो चले गए, उन्होंने देख लिया, फिर वो आपका करवाते हैं मेडिकल के भी बंदा जो हमारे पास आ रहा है वो ठीक तो है ना, फिजिकली फिट है, हट्टा कट्टा है, कोई मसला शसला तो नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि वो आपको मेल भेजते हैं कि भैया आप अपना मेडिकल करवा के दो हमें, जिसमें सारा मेडिकल में वो आपके ब्लड टेस्ट होता है और बाकी सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, एक्सरे वगैरह, वो सब चेक करते हैं, और कि भाई जो हम बुला रहे हैं वो बंदे में कोई मसला शसला तो नहीं है। तो फिर आप वो मेडिकल कहाँ से करवाना होता है, वो मेडिकल जो है वो आप अपनी सिटी में कुछ अप्रूव मेडिकल सेंटर्स हैं वहीं से करवा सकते हैं, और उनका रिज़ल्ट जो है वो डायरेक्टली वो लोग डायरेक्टली कैनेडियन गवर्नमेंट को उसका रिजल्ट भेज देते हैं। आप लोग भी ले सकते हैं बट उसके लिए अप्लाई करना होता है, वरना तो वो डायरेक्टली भेज देते हैं वहीं पे रिजल्ट उसका। तो इस चीज़ की भी टेंशन होती है कि मेडिकली हम फिट तो है ना, क्या आया रिजल्ट में ये वो, तो फिर वो आपकी चीज़ जो है मेडिकल आपका डन होता है। मेडिकल के बाद फिर क्या होता है, फिर आप लोगों का प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है। अब आपने सब कुछ दे दिया, अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट वेट करना है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। लोग जो है वो बहुत मतलब टेंशन में हो जाते हैं, ये 6 महीने बहुत मुश्किल से गुजरते हैं कि भाई कोई मसला ना हो जाए, किसी डॉक्यूमेंट में कोई मसला ना निकल आए, कि कुछ हो ना जाए, तो जाहिर सी बात है परेशानी तो हो जाती है। फिर जो है इस वेट के बाद प्रोसेस, जब वो सारा आपका प्रोसेस कर देते हैं, फिर उसके बाद आता है आपको एक गोल्डन ईमेल आती है, जिसको कहते हैं पासपोर्ट रिक्वेस्ट। वो आपसे पासपोर्ट रिक्वेस्ट मांगते हैं, पासपोर्ट रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें दें, और वो फिर उसके ऊपर पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के आपको स्टैम्प्ड पासपोर्ट देते हैं। तो फिर आप लोग जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस तरीके से ऐड हुई थी या मैं किस तरीके से इधर आई। तो मेरा बहुत चिलमोल था, मैंने कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ इन्होंने किया था जो किया था। अच्छा, अब मैं कैसे ऐड हुई थी, मैं ऐड हुई थी इनका ITA, इन्होंने अप्लाई किया हुआ था 2019 से, तो 19 के नवंबर में इन्होंने अप्लाई किया था, और इनको ITA मतलब इन्विटेशन आया था नवंबर 2020 में, और इन्होंने फिर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भेजे थे वो भेजे थे फरवरी 2021 में। तो अब उनको ITA आ गया था, इन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दिए थे, जस्ट इनका प्रोसेसिंग टाइम चल रहा था जो कि वेटिंग टाइम होता है, जिसके बाद इनको बस पासपोर्ट रिक्वेस्ट आनी थी। तो इस दौरान हो गया हमारा निकाह। तो जब आप ITA के बाद अपनी बेगम को ऐड या अपने स्पाउस को ऐड करवाते हैं तो वो ईजी होता है, बट उससे ये होता है कि आपका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। जो 6 मंथ था वो थोड़ा सा लंबा हो गया, हमारा तो खैर ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि उसी दौरान कोविड आया हुआ था, कोविड की वजह से डिले था पहले ही, और प्लस मैं ऐड होगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि फाइल आपकी दोबारा से पीछे चली जाती है, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले इतना वेट किया तो मैं अभी थोड़ा सा वेट और कर लूँगा, लेकिन मैं इस साथ ही लेके जाऊँगा। तो क्योंकि बाद में इधर आके स्पाउसल वीज़े के लिए अप्लाई करना, उसमें भी 2 से 3 साल लग जाते हैं, तो वो काफ़ी टफ हो जाता है, या मतलब लेंथी प्रोसीजर होता है। तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी जो हूँ वो कुछ मंथ्स का वेट थोड़ा और कर लूँगा, बट मैं साथ लेके जाऊँगा। तो इस तरीके से फिर हमारा निकाह हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स बने, मैंने भी फिर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड हुए, लाइक मेरी एजुकेशन, मेरे PCC, मेरा POF और प्रूफ ऑफ फंड्स वगैरह वो सब कुछ हुआ। और डॉक्यूमेंट के बाद फिर हमारी शादी हुई सितंबर में, ऑलमोस्ट 24 सितंबर को हमारी शादी हुई, और उसके 3 दिन के बाद ही हम दोनों की जो है वो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने फ़ौरन से पहले अपने पासपोर्ट भिजवाए, और 3 दिन के अंदर अंदर, अच्छा वो वहाँ पे ना लाहौर में है जेरीज के सेंटर है, वहाँ पे हमने अपने पासपोर्ट भिजवाया, ऑलमोस्ट 3 डेज़ के अंदर अंदर ही हमारा स्टैम्प्ड पासपोर्ट हमारे पास वापस हमारे हाथों में आ गया, जिसको देख के इतनी मतलब खुशी हुई। और इसके अलावा स्टैम्प पासपोर्ट के साथ अलॉन्ग विद वो एक डॉक्यूमेंट होता है COPR, ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, तो वो जो है वो मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। तो उसको तो अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है। तो वो मिला, उस डॉक्यूमेंट्स को इवन हमने अब तक संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो है वो आगे हमारे सिटीजनशिप तब तक मतलब 3 साल के बाद हमें मिलेगी, तो तब तक जो है वो तब भी दिखाना पड़ता है, हमने सुना। तो वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको संभाल के ही रखना पड़ेगा। हमने संभाल के रखा, और इवन कि जब हम कहीं जाते थे तो वो जब हमने डॉक्यूमेंट लिखा था, हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो ना हम कहीं जा रहे थे,
तो मुईज़ कहते हैं आप ना ये डॉक्यूमेंट पकड़ के साथ लेके चलें। मैंने कहते हैं गाड़ी को कुछ हो जाए, भला चोरी हो जाए, हमारे डॉक्यूमेंट्स को कुछ ना हो। मैंने कहा अल्लाह, गाड़ी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहते हैं हाँ, इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी हुई है, तो इनको आप संभाल के रखें, बस इनको साथ साथ लेके जहाँ जा रहे हैं डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएँ। गाड़ी में भी नहीं इवन छोड़ रहे थे कि गाड़ी को कुछ हो जाए पीछे, खुदा ना खास्ता जो कुछ भी हो, कोई चोरी हो जाए तो मेरे डॉक्यूमेंट ना आ जाए, बस COPR ना कहीं चला जाए, क्योंकि वो एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब मतलब ये था FSW का सारा प्रोसीजर ना। तो सबसे मेन इसमें मसला यही है कि आप लोगों को अपने पॉइंट्स पूरे करने होते हैं, और पॉइंट्स पूरे कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे मैक्सिमम पॉइंट जो है वो गेन कर सकते हैं। और एक और तरीका, मतलब अगर आप पे सिबलिंग भी हैं तब भी, अभी मैंने आपको बताया था कि आपके 495 496 जो है वो तब तक आपका स्कोर बनेगा। लेकिन अभी लास्ट से लास्ट टाइम जो कट ऑफ स्कोर आया था वो 507 था। मतलब वाकई बहुत ज़्यादा लोगों के स्कोर भी हैं, और 507 कट ऑफ स्कोर बहुत ज़्यादा है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जाता जा रहा है स्कोर ना। तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग कर सकते हैं कि फ्रेंच सीख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, फ्रेंच के जो पॉइंट्स हैं वो हैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम 60 to 70 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं अगर आप उसके एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे देते हैं तो। और मतलब अगर हम नहीं भी, मतलब थोड़ा एवरेज भी देते हैं तो मतलब 40-50 पॉइंट तो आप ले लें तो आपका स्कोर बन जाता है ऑलमोस्ट 440 और 450, सॉरी 540 और 550 ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोर होता है। तो एक मतलब अगर आप फ्रेंच सीख लेते हैं तो उस एक तरीके से एक कंफर्मेशन होती है, गारंटी होती है कि भाई हमें इनविटेशन आ जाएगा। तो बाकी आप इतनी मेहनत करके भी अगर इनविटेशन ना आए, पॉइंट्स कम हो जाए, तो वो थोड़ा मसले वाली बात है। जो है वो साथ वो भी फ्रेंच भी सीखें ताकि आपके मैक्सिमम पॉइंट हो सके, आप 540 या 550 तक पहुंच जाएं तो अच्छा होगा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से गारंटी हो जाती है कि भाई हम कट ऑफ स्कोर के अंदर आ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप लोग अपने पॉइंट मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप लोग साथ ही आइल्स के साथ, अगर आप अभी अपना प्रोसीजर स्टार्ट करने लगे हैं तो आप फ्रेंच भी जो है वो थोड़ी बहुत सीखना जो है वो स्टार्ट कर दें तो बेहतर होगा। तो एक अच्छी चीज़ है फ्रेंच भी अगर आप सीख लें। एक तो वो सीखने एक अलग बात है, बल्कि यहाँ पे आके आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो हाई हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इतनी फ्रेंच नहीं आती, मतलब इंग्लिश ही ज़्यादा चलती है। तो जिसके पास इंग्लिश और फ्रेंच दोनों की होगी तो लैंग्वेज होगी, तो मेरा नहीं ख्याल उसके लिए जॉब का कोई मसला होगा या कुछ होगा। उसको तो इजीली यहाँ पे जॉब जो है वो मिल जाएगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। मेरा तो यही होगा मशवरा कि आप लोग फ्रेंच भी सीखें तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कट ऑफ स्कोर ऊपर जा रहा है तो टेंशन वाली बात है। ये तो सब कुछ था। तो इसके अलावा ना मैं ना अब जो जितनी इस प्रोसीजर में सारी कॉस्ट लगी थी उसकी मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि हमारी सारी कॉस्ट कितनी थी। तो वो जो है वो ये थी। तो ये सारी जो कॉस्ट थी, दिस इज़ फॉर 1 पर्सन, एंड अगर 2 के लिए तो यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 2। सो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑलमोस्ट कितनी लग सकती है। तो बाकी प्रोसीजर की निस्बत बहुत चीपर एक रूट है और जल्दी भी हो जाता है, लेकिन यह कि इसमें मेहनत लगती है। तो हाँ, आप लोग अपने पॉइंट्स पूरे करें और जितनी जल्दी हो सकता है वो पूल में एंटर हो जाए तो उतना बेस्ट होगा। तो ये सब कुछ था, और इंशाल्लाह जो है वो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे आए। फिर हमने फ़ॉरेन से टिकट्स वगैरह करवाई। हमने टिकट जैसे हमारा मतलब 3 दिन के बाद हमारे पास हमारा स्टैम्प्ड पासपोर्ट था, तो हम लोगों ने ना मतलब एक महीने के बाद नवंबर को 1 नवंबर को जो है वो हमने टिकट जो है वो बुक करवा ली थी 1 महीने की, कि हम महीने के अंदर थोड़ी सी मतलब तैयारी वगैरह कर सकें। तो 1 महीने के बाद हमने वो सारा प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन सी एयरलाइंस है, हमने कैसे टिकट्स ली, कितने की मिली और सारा कॉस्ट कितनी आई थी और किस तरीके से जो है वो हम लोग फिर ओवरऑल प्रोसीजर हम कैसे यहाँ आए, कितने दिनों में आए, वो सारा कुछ प्रोसीजर जो है फिर मैं आपको एक्सपीरियंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। तो टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।